गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस और लेसन अपना सेकंड चल रहा है तंत्रों के बारे में, और उसमें से अपने ज़्यादातर जो पार्ट है इस चैप्टर का वो कर चुके हैं। और आपके इस लेसन का जो लास्ट तंत्र है तंत्रिका तंत्र, इसके बारे में अपने इस वीडियो में अपने तंत्रिका तंत्र के बारे में जानेंगे कि क्या होता है तंत्रिका तंत्र। देखो कि जो मानव का तंत्रिका तंत्र है ये एक ऐसा तंत्र है जो अंगों व वातावरण के मध्य तथा विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। यह मानव जो तंत्रिका तंत्र है ये क्या करता है, अंगों और वातावरण के मध्य एक शरीर के ही विभिन्न अंगों के मध्य ये एक सामंजस्य स्थापित करता है और साथ ही विभिन्न अंगों के कार्यों को भी नियंत्रित करता है। तंत्रिका तंत्रों का जो मेन कार्य है वो सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। तंत्रिका तंत्र का जो मेन कार्य है सूचनाओं का आदान प्रदान करना, कि आपके किसी शरीर के किसी भी अंग में किसी भी जगह आपको कोई भी चोट लगती है तो उसको मस्तिष्क तक पहुंचाने का, कि आपके शरीर के इस भाग में ये चोट लगी है, तो ये सेकंडों में, क्षणों में, सेकंडों से भी बहुत छोटे भाग में यह कार्य संपन्न हो जाता है। और यह कार्य कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है। साथ ही विभिन्न अंगों के कार्यों को यह नियंत्रित करता है। ये आपके शरीर के तंत्रिका तंत्रों का जो जाल है वो आपको दिखाया गया है कि मानव का तंत्रिका तंत्र इस प्रकार है। ये जो जाल बिछा हुआ है ये सारा क्या है? तंत्रिका तंत्र है। और मस्तिष्क और मेरुरज्जु इन दोनों को क्या कहती हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहती हैं। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। गुच्छिका और तंत्रिका को प्रीदीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। हमारे तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा प्रीदीय तंत्रिका तंत्र। फिर इसके आगे भी भाग हैं। अब अपने देखते हैं, चलो तंत्रिका तंत्र का वर्णन किस प्रकार हुआ है। दो भागों में बांटा गया है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, प्रीदीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को आगे दो भागों में मेरुरज्जु मस्तिष्क, प्रीदीय तंत्रिका तंत्र को आगे दो भागों में कायिक तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। फिर इसके बाद मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। उसी प्रकार स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, अनुकंपी और परानुकंपी। तो सबसे पहले अपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में जानने से पहले अपने प्रीदीय तंत्रिका तंत्र के बारे में देखते हैं। तो प्रीदीय तंत्रिका तंत्र क्या है? आपने जैसे उस डायग्राम में भी देखा था कि जो कायिक तंत्रिका तंत्र है, गुच्छिका और तंत्रिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? प्रीदीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो प्रीदीय तंत्रिका तंत्र क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से मस्तिष्क और मेरुरज्जु हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तो इन दोनों से मिलकर ही बना है, मस्तिष्क से और मेरुरज्जु से। तो इस तथा इससे जो निकलने वाली तंत्रिका कोशिकाएं शामिल होती है। प्रीदीय तंत्रिका तंत्र दो प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर बना है। देखो कौन सी दो प्रकार की? संवेदी अभिवाही और प्रेरक अपवाही। संवेदी अभिवाही और प्रेरक अपवाही, ये दो प्रकार की तंत्रिकाओं से ये मिलकर बना है। संवेदी जो है जिसे अभिवाही कहते हैं, ये ऐसी तंत्रिकाएं हैं जो उद्दीपनों को ऊतकों व अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाती है। ये ऐसी तंत्रिकाएं हैं, कोई भी उद्दीपन होते हैं उसको ऊतकों या अंगों तक ले जाने का जो कार्य करती है वो कौन करती है? संवेदी ही करती है। इसके बाद दूसरी है प्रेरक। ये ऐसी तंत्रिका है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से नियामक उद्दीपकों को संबंधित अंगों तक पहुंचाती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जो नियामक उद्दीपक होते हैं उनको उनके से संबंधित अंगों तक पहुंचाने का कार्य प्रेरक करती है, प्रेरित करती है। इसके नाम से ही जैसे स्पष्ट हो रहा है कि ये प्रेरित करती है। कार्यात्मक रूप से प्रीदीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक है कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा है प्रीदीय तंत्रिका तंत्र। तो अपने प्रीदीय तंत्रिका तंत्र के बारे में तो पढ़ चुके हैं, अब अपने पढ़ते हैं कायिक तंत्रिका तंत्र के बारे में। कायिक तंत्रिका तंत्र
से पहले अपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में जानते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? मस्तिष्क और मेरुरज्जु तथा उनसे जो निकलने वाली तंत्रिकाएं हैं ये मिलकर क्या बनाती है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तथा उनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं मिलकर ही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। सबसे पहले अपने मस्तिष्क के बारे में जानते हैं। मानव का जो मस्तिष्क है वो शरीर का एक केंद्रीय अंग है। शरीर पूरे हमारी बॉडी को नियंत्रण करता है। एक ब्रेन हमारी पूरी बॉडी पर नियंत्रण रखता है। एक ये केंद्रीय अंग है। ये सूचना विनिमय तथा आदेश व नियंत्रण, सूचना को आदान प्रदान करना, आदेश देना व नियंत्रण करना, ये सभी कार्य मानव का मस्तिष्क ही करता है। और शरीर के विभिन्न कार्यकलापों जैसे तापमान नियंत्रण, मानव व्यवहार, रुधिर परिसंचरण, श्वसन, देखने, सुनने, बोलने, ग्रंथियों के स्रावन आदि को भी नियंत्रित करता है। तो ये सारे कार्य कौन करता है? मानव का मस्तिष्क ही करता है। मस्तिष्क बहुत सारे कार्य संपन्न करता है। ये एक केंद्रीय अंग है। मानव का जो मस्तिष्क है एक केंद्रीय अंग है और इसका जो भार होता है वो करीब लगभग 1.5 किलो वजन का शरीर का ये सर्वाधिक जटिल अंग है। मानव का जो मस्तिष्क है वो 1.5 किलो वजन का शरीर का सर्वाधिक जटिल अंग है। कौन है? मानव का मस्तिष्क ही है। और मानव के मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। तीनों के बारे में अपने आगे पढ़ेंगे। ये मानव के मस्तिष्क की संरचना है कि मेरुरज्जु, एक भाग अनुमस्तिष्क, एक भाग मध्य मस्तिष्क और तीसरा भाग है प्रमस्तिष्क। इसके बाद देखो, और तीसरा भाग है प्रमस्तिष्क। इन तीनों के बारे में अपने जानते हैं आगे कि मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। सबसे पहले अपने जानते हैं अग्र मस्तिष्क के बारे में, जिसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। प्रमस्तिष्क क्या कहते? थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस दोनों मिलकर क्या करते हैं? तीनों मिलकर, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस तीनों मिलकर अग्र मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। अग्र मस्तिष्क का निर्माण 3 चीजें मिलकर करते हैं। प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। प्रमस्तिष्क क्या है? मानव मस्तिष्क का 80 से 85% भाग ये अकेला यही बनाता है। जो प्रमस्तिष्क है वो मानव मस्तिष्क का 80 से 85% भाग अकेला ही बनाता है। और यह मस्तिष्क का वह भाग है यहाँ से ज्ञान, चेतना, सोचने, विचारने का जो सारे अपने कार्य है वो यहीं से संपादित करते हैं। एवं लंबा जो गहरा विदर प्रमस्तिष्क को दाएं और बाएं गोलार्धों में विभक्त कर देता है। आप समझ गए होंगे प्रमस्तिष्क के बारे में कि ये प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस तीनों मिलकर अग्र मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। और हमारे पूरे मस्तिष्क का 80 से 85% जो भाग है वो कौन सा है? यही अग्र मस्तिष्क ही है, प्रमस्तिष्क ही है। और यह मस्तिष्क का वह भाग है यहाँ से हमें ज्ञान, चेतना, सोचने, विचारने के जो कार्य हैं हम संपादित करते हैं। तो दोनों गोलार्धों में। इसके बाद देखो इस पूरे अपने में क्या होता है? जो प्रमस्तिष्क है इसके चारों ओर क्या होती हैं? थैलेमस से घिरा रहती हैं। प्रमस्तिष्क के चारों तरफ क्या है? थैलेमस से घिरा हुआ रहता है। और जो थैलेमस है ये क्या होते हैं? संवेदी होते हैं, प्रेरक संकेतों का ये केंद्रक होते हैं। एवं अग्र मस्तिष्क के डायनेसिफेलोन भाग पर हाइपोथैलेमस स्थित होता है। हाइपोथैलेमस यहाँ स्थित होता है। डायएनसीफेलोन भाग पर हाइपोथैलेमस स्थित होता है। और जो हाइपोथैलेमस वाला भाग है यह क्या करता है? भूख, प्यास, निद्रा, ताप, थकान, मनोभावना आदि की अभिव्यक्ति, ये सारे कार्य कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। समझ गए होंगे आप अग्र मस्तिष्क के बारे में। इसके बाद अपने दूसरा भाग है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क क्या है? यह 4 भागों में बंटा हुआ भाग होता है। मध्य मस्तिष्क 4 पिंडों में बंटा हुआ भाग होता है। हाइपोथैलेमस तथा मध्य पश्च मस्तिष्क के मध्य स्थित होता है। पहले हाइपोथैलेमस होता है इसके ऊपर और इसके नीचे क्या होता है? पश्च मस्तिष्क होता है। और प्रत्येक पिंड को कर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहा जाता है। ऊपरी 2 पिंड जो दृष्टि के लिए तथा निचले जो 2 पिंड होते हैं वो सुनने के लिए उत्तरदायी होते हैं। मध्य मस्तिष्क के बारे में कुछ भी लंबा चौड़ा नहीं है।
बस आपको ये याद रखना है कि यह 4 पिंडों में बंटा होता है। इसके ऊपर हाइपोथैलेमस होता है, इसके नीचे पश्च मस्तिष्क होता है, और इसके जो ऊपर के 2 पिंड हैं वो तो दृष्टि के लिए होते हैं, और जो निचले 2 पिंड हैं वो श्रवण के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद जो तीसरा भाग है वो है पश्च मस्तिष्क। यह है जो भाग है वो अनुमस्तिष्क, पोंस तथा मध्यांश को समाहित करता है। आपको ये नाम है ना जो हर पार्ट में, वो आपको याद रखने हैं। यह पश्च मस्तिष्क है, यह अनुमस्तिष्क, पोंस तथा मध्यांश इन सभी को समाहित करता है। अनुमस्तिष्क है वो मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है। पहला बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क। और दूसरा बड़ा भाग कौन सा है? अनुमस्तिष्क है। ये क्या होता है? ऐच्छिक पेशियों, मतलब हाथ और पैर की जो पेशियां हैं, ऐच्छिक जो पेशियां हैं, इनको क्या करता है? नियंत्रित करता है। यह एक विलगित सतह वाला भाग है जो तंत्रिकाओं को अतिरिक्त स्थान प्रदान करता है, मतलब उनको अलग से स्थान देता है। और पोष मस्तिष्क में क्या होते हैं? विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है, और हृदय की जो धड़कन हुई, रक्तदान हुआ, पाचक रसों का स्राव हुआ आदि को भी नियंत्रित यही करता है। इसके बाद देखो इसका जो अगला भाग है वो किससे जुड़ा रहता है? मेरुरज्जु से। केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र है वो किन चीजों से, किन तंत्रिकाओं से मिलकर बना है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु तंत्रिकाओं से मिलकर बना है। मस्तिष्क के बारे में अपने पढ़ चुके हैं, इसके आगे भागों के बारे में अपने पढ़ चुके हैं, और अब अपने को पढ़ना है मेरुरज्जु के बारे में। तो मेरुरज्जु क्या है? मेरुरज्जु ये लगभग जो 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी को जैसे कहते हैं, आप सभी ने खुद की अनुभव कर सकते हैं और दूसरे की भी अपने हाथ लगाकर देख सकते हैं। तो मेरुरज्जु क्या होती है? ये लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती है, और यही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण अंग कौन है? यही है महत्वपूर्ण अंग मेरुरज्जु ही है। पश्च मस्तिष्क मध्यांश के जरिए मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। जो पश्च मस्तिष्क है वो मध्यांश के रूप में हमारे मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। और इसमें मेरुरज्जु क्या है? एक तंत्रिकीय नाल है जो कशेरुकाओं के मध्य सुरक्षित रहती है। इसके मध्य भाग में एक संकरी केंद्रीय नाल होती है और 2 स्तर की मोटी दीवार इसे घेरे हुए होती है। भीतरी स्तर को धूसर द्रव्य तथा बाहरी स्तर को श्वेत द्रव्य कहा जाता है। 2 मोटी जो दीवार होती है उसके अंदर की सतह को तो धूसर द्रव्य और बाहर की सतह को श्वेत द्रव्य कहा जाता है। धूसर द्रव्य की तरह ही मेरुरज्जु में श्वेत द्रव्य के स्तंभ पाए जाते हैं। हालांकि ये स्तंभ हैं ये छोटे होते हैं और संख्या में ज्यादा होते हैं। मेरुरज्जु जो मुख्यतः प्रतिवर्ती क्रियाओं के संचालन नियमन करने के कार्य के काम आती है, और साथ ही मस्तिष्क से प्राप्त और मस्तिष्क को आने जाने वाले संवेगों के लिए पथ प्रदान भी मेरुरज्जु ही करती है। मेरुरज्जु हमारे लिए नीम की तरह कार्य करती है। मेरुरज्जु यदि अपने शरीर में ना होती तो अपने चलना फिरना उठना बैठना अपना संभव नहीं था। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो महत्वपूर्ण भाग है वो कौन है? मेरुरज्जु ही है। इसके बाद आपने प्रीतिय तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। जो प्रीतिय तंत्रिका तंत्र है यह क्या है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जो निकलने वाली तंत्रिकाओं का क्या है? समूह है, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जाने और वहां से जो आने वाले संदेश हैं उनको पहुंचाने का कार्य भी करता है। यह तंत्र क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर कार्य करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर कार्य करता है, अतः इसे प्रीतिय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। मतलब उसकी परिधि से बाहर के जो कार्य हैं वो कौन करता है? प्रीतिय तंत्रिका तंत्र करता है। और मूलतः यह 2 प्रकार का होता है, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो सबसे पहले अपने जानते हैं कायिक तंत्रिका तंत्र के बारे में। यह तंत्र उन क्रियाओं को संपादित करने में मदद करता है जो हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। जो वो हमारी इच्छा होती है हम उसके अकॉर्डिंग जो कार्य करते हैं उनको करने में कौन सहायता करता है? कायिक तंत्रिका तंत्र करता है। केंद्रीय तंत्र इस तंत्र के सहारे ही बाह्य उत्तेजना पर प्रतिक्रिया करता है। जो केंद्रीय अपने कोई भी उत्तेजना होती है उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया अपने को रिएक्ट करनी है, कब कौन सी क्रिया रिएक्ट करनी है कि जब दुख हो तब अपने हंसने ही नहीं लगते, रोने ही लगते हैं, और जब अपने को खुशी होती है तब अपने रोते नहीं हंसते ही हैं। तो किस टाइम कौन सी क्रिया, कौन सी हमें बाह्य उत्तेजना अपने को प्रतिक्रिया दिखानी है, तो ये सारे कार्य कायिक तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। इसके बाद है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र।
स्वायत्त तंत्रिका तंत्र उन अंगों की क्रियाओं का संचालन करता है जो व्यक्ति की इच्छा से नहीं होते, जो स्वतः ही होते हैं। मतलब जो इच्छा से होते हैं वो तो है कायिक, और जो बिना इच्छा के मतलब जो आंतरिक अपने कार्य हैं, हृदय का, फेफड़ों का, जो ग्रंथियों का स्रावन है, ये अपनी इच्छा नहीं होती। अपनी इच्छा से के अनुसार पीयूष ग्रंथि का स्रावन ज़्यादा करके अपने लंबाकार ग्रहण नहीं कर सकते, तो ये अंदर से ही नियंत्रित होते हैं। बाह्य जो उत्तेजना है, अपनी हंसना, अपना रोना, ये अपने ऊपर नियंत्रित हो सकते हैं, ये तो हो गए कायिक। लेकिन जो ग्रंथियों का स्रावन है, हृदय, फेफड़े की कार्य करने की जो विधि है, ये अपने इच्छा पर निर्भर नहीं होते, ये स्वायत्त होते हैं, ये समय होते हैं। तो ये क्या है? स्वायत्त। स्वायत्त का अर्थ क्या हो गया? समय। जो समय अंदर से ही संचालित होते हैं वो कौन से हो गए? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में हो गए। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को भी आगे दो भागों में बांटा गया है, अनुकंपी और प्राकंपी। अनुकंपी और प्रानुकंपी। अनुकंपी क्या है? यह जो तंत्र है वो व्यक्ति की सतर्कता और उत्तेजना को नियंत्रित करता है, कि वो सतर्क रहे और उत्तेजित हो तो कितना हो, उस पर यह नियंत्रित करता है। यह जो तंत्र है वो व्यक्ति के शरीर को आपातकालीन परिस्थितियों में अतिरिक्त जो ऊर्जा प्रदान करता है वो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र ही करता है। इसके बाद दूसरा है परानुकंपी। परानुकंपी यह जो तंत्र है वो शारीरिक जो ऊर्जा है उसका संचयन करता है। विश्राम अवस्था में है अपने तो उस टाइम यह तंत्र क्या होता है? क्रियाशील होकर ऊर्जा का संचय प्रारंभ करता है और आंख की पुतली को भी सिकोड़ता है। लार व पाचक रसों में भी यह वृद्धि करता है। यह कौन सा है? प्रानुकंपी। प्रानुकंपी और अनुकंपी के बारे में भी आप अलग अलग समझ गए होंगे। इसके बाद देखो आपकी है तंत्रिका कोशिका, जिसे कहती हैं न्यूरॉन्स की। जो तंत्रिका कोशिका है वो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। जैसे हमारे शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई किससे कहते हैं? कोशिका को कहते हैं। उसी तरह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को नाम दे दिया तंत्रिका कोशिका, और उसी के द्वारा शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो संकेत भेजे जाते हैं। और शरीर के कोशिकाएं हैं वो शरीर के लगभग हर ऊतक, हर अंग को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़कर रखती है। तंत्रिका कोशिकाएं शरीर के बाहर से और भीतर से उद्दीपनों को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, और फिर आगे संकेतों के माध्यम से एक से दूसरे तंत्रिका में दूसरे स्थान पर यह कोशिकाओं का विगमन करती हैं। इस प्रकार इनका एक जाल बिछा रहता है कि संदेश है उसको लेके जाने का और वापस उसको लेके आने का। तो ये क्या है? कि इस प्रकार एक जाल बिछा रहता है। तो जो तंत्रिका कोशिका है उसकी ये संरचना है, और इसको तीन भागों से मिलकर इसको बना हुआ मानते हैं। एक कोशिका का है, द्रुमाक्षय और तंत्रिकाक्ष, ये तीन भाग हैं इसके। ये हुए कोशिका का है, ये द्रुमाक्षय, और तीसरा है तंत्रिकाक्ष। ये क्या है? तंत्रिकाक्ष। तीन भागों से मिलकर इस तंत्रिका तंत्र की कोशिका को बना हुआ मानते हैं। पहला जो भाग है कोशिकाएं, इस भाग को क्या कहते हैं? साइटोन भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? साइटोन है। और कोशिका काय में क्या होता है? एक केंद्रक होता है और प्रारूपिक कोशिकांग पाए जाते हैं। एक तो केंद्रक पाया जाता है इसमें कोशिकाएं में, और एक इसमें जो प्रारूपिक कोशिकांग है वो पाए जाते हैं। और कोशिका द्रव्य के जो अभिलक्षणिक अति अविरंजित निसेल ग्रेनुल पाए जाते हैं। इसमें जो चीजें पाई जाती है उसके बारे में आपको बताया गया है। दूसरा जो है वो है द्रुमाक्षय। ये क्या है? कोशिकाएं से निकले होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? छोटे तंतु होते हैं। निकले तो ये कोशिकाएं से होते हैं। देखो कि ये कोशिकाएं है, इसी से निकलकर ये आगे द्रुमाक्षय बना है, लेकिन ये होते हैं छोटे तंतु होते हैं। कोशिकाएं की शाखाओं के तौर पर ये पाए जाते हैं। उसकी शाखाओं के रूप में दिखाई दे रहे हैं ना, ये देखो इधर ये उसकी शाखाओं के रूप में पाए जाते हैं। तीसरा जो भाग है वो तंत्रिकाक्ष है। इस भाग को क्या कहा गया है? उसने देखो दोबारा, इस भाग को क्या कहा गया? तंत्रिकाक्ष। यह एक क्या है? बेलनाकार भाग। नहीं दिखाई दे रहा क्या आपको? ये बेलनाकार है, और कोशिकाएं के एक हिस्से से शुरू होकर दागेनुमा शाखा, ये बेलनाकार होती है, और कोशिकाएं के हिस्से से शुरू होकर ये दागेनुमा शाखाएं होती है। तंत्रिकाक्ष की प्रत्येक शाखा एक स्थूल संरचना का निर्माण करती है। इसे क्या कहते हैं? अवग्रथनी गुंडी और सिनेप्टिक नोब कहा जाता है। तंत्रिकाक्ष के माध्यम से ही क्या होते हैं? जो आवेग हैं वो न्यूरॉन से बाहर निकलते हैं, इसी के द्वारा ही। और एक न्यूरॉन के द्रुमाक्षय से दूसरे न्यूरॉन के तंत्रिकाक्ष से मिलने के स्थान को क्या कहते हैं? संधि स्थल कहते हैं।
कि ये तंत्रिकाक्ष है और इसका दूसरा भाग मिला, इसको क्या कहते हैं, संधि स्थल कहते हैं। तो आपका जो तंत्रिका तंत्र है ये क्या हुआ, पूरा हुआ। और आगे की जो आपका अंतःस्रावी ग्रंथियां तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र रह गया, वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।